चलिए, स्वागत है आपका। अब जो विशेष लेख आज हम इसी योजना से पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो लेख है आपका औद्योगिक नीति। अब औद्योगिक नीति की अगर हम लोग बात करें, जिसको इंग्लिश में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है भाई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है वैसे भी एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री, ये दो ही अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण इंजन होते हैं, और तीसरा सर्विस सेक्टर। तो औद्योगिक नीति के विशेष रूप से विशेष आलेख जो दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भरता की ओर। तो ये जो हमारा टॉपिक है औद्योगिक नीति से आत्मनिर्भरता की ओर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पहले इसी को कवर कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो ब्लॉक है, क्योंकि ब्लॉक में काफ़ी अच्छी सूचना दी रहती है, इसलिए कैसे पढ़ना है ये भी समझना है। भारत की औद्योगिक नीति समय समय के साथ साथ विकसित हुई है और समय की मांगों के अनुसार इसमें उपयुक्त परिवर्तन किए गए हैं। तो ये है हमारी औद्योगिक नीति। इससे एक आपको छोटी सी लाइन पूरे इतिहास को जानने में मिल जाएगी कि हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें क्या किया हमने आज़ादी के बाद से। तो देखिए, वो कहते हैं आज़ादी के बाद विकास की बागडोर सार्वजनिक क्षेत्र माने पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकारी, उनके हाथ में दी। तो हम लोग सारा कुछ जो है सरकार बनाती थी। आप देखें, पहले फ़ोन भी सरकार के हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर उसमें उतरा, तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह आए। तो ये सब थोड़ा सा जिन लोगों को बिल्कुल न्यू कमर है वो समझा दे रहा हूँ मैं, ताकि भविष्य के लिए ठोस औद्योगिक आधार तैयार हो सके। तो ये सीधी सीधी है बात, इसमें आपको पूरा बिल्कुल यूं की यूं। 1991 की औद्योगिक नीति एक चुनौती का सामना करने के लिए बनाई गई थी। इसमें उपयुक्त परिवर्तन करने के किए गए ताकि शासन नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दायरे से निकलकर मुक्त और वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो 1991 के बाद हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदलती है और हम मुक्त और वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने का कदम उठाते हैं। और वही समय है जब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हम लोग फॉलो करते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद के वर्षों की नीति बनाने वालों पर यह सोच हावी होने लगी कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप करने की बजाय सहायक की भूमिका निभाए ताकि कार्य कुशलता को और स्पर्धा कर सके। तो ये इसमें पनप सके, स्पर्धा पनप सके, कंपटीशन बढ़े, अच्छी चीज़ मिले। तो देखिए क्या कहता है ये लेख, अतीत में भारत की औद्योगिक नीतियाँ। तो देखिए इस तरह से क्या है, ये चैप्टर ही आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का है, ये योजना लगभग कवर कर देगी। मेंस और प्री से संबंधित जो बातें हैं, इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अतीत में भारत की औद्योगिक नीतियाँ स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था के सामने ऐसी समस्याएं मुँह बाए खड़ी थी जिसका समाधान असंभव लगता था। भारत के नीति निर्माताओं के सामने मुख्य चुनौती गरीब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने की थी। तो हमको एक जो गरीब कृषि प्रधान, सबसे पहले देखिए ये जो गरीब है ना, ये बढ़ा, ठीक है ना। और हमको एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बदलना था अपने आप को। तो अनेक क्षेत्रों में आवंटन के लिए संसाधनों की भीषण कमी थी। एक अल्प विकसित देश में संसाधनों के अभाव को देखते हुए सभी क्षेत्रों का एक साथ में विकास कर पाना कठिन था। अतः सीमित संसाधनों के आवंटन के लिए कुछ अग्रणी क्षेत्रों की पहचान कर ली गई और यही तरीका रॉन्जेस्टेन रोडान द्वारा प्रतिपादित बिग पुश कहलाता है। तो ये इकोनॉमी में नॉर्मली क्वेश्चन इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं कि ये बिग पुश किसका सिद्धांत है या इंडस्ट्रियल उससे किससे संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, अब ये प्री का ही क्वेश्चन बनता है सीधा, ये प्री का पार्ट है, प्री में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना रचनाकार पीसी महानुबोलिस, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर तरीके की परीक्षा का क्वेश्चन है, प्री का नहीं है, ये तो एसएससी में सब जगह पर पूछा जाता है क्वेश्चन। कदम उठाया जिसके तहत शासन के नेतृत्व में औद्योगिकरण पर मुख्य बल दिया गया।
जिसका उद्देश्य आयात निर्भरता कम करना था। तो देखिए ये भी कि क्या था, आयात निर्भरता कम करना था कि कम से कम हम आयात करें, क्योंकि आयात करते तो उसके लिए हमको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती, देश तो गरीब ही था। तो किसी तरह से ये तब हो सकता है जब हम अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाएं। यह रणनीति उभरते हुए औद्योगिक तर्क पर आधारित थी कि आयात पर ऊंचे शुल्कों की आड़ में घरेलू उद्योगों को तब तक विकसित होने का मौका दिया जाएगा तब तक वे अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं और सरकारी सहारे की ज़रूरत ना रहे। इस रणनीति के तहत बागडोर सार्वजनिक क्षेत्र को सौंप दी गई। इसे अर्थव्यवस्था की असीम ऊंचाइयों को छूना था। ये देखिए पहला पॉइंट, ये बड़ा एक इतिहास जैसा आपके सामने चल रहा है, जो हुआ हमारे उसके बाद स्वतंत्रता के बाद हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। इसके साथ ही थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। इसके साथ ही सरकार ने समय समय पर विभिन्न औद्योगिक नीतियों के जरिए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। पहला महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति वक्तव्य सरकार की तरफ से 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में दिखाया गया, जिसमें भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया था, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं हम इसको। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जब से भारत आज़ाद हुआ था तब से निजी भागीदारी की महत्ता तो थी ही थी, समझ लीजिए आप इसको। दोनों क्षेत्रों का महत्व स्वीकार किया गया था। इसके बाद 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया और 51 का औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम जारी हुआ, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की प्रधानता तो रही, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती भूमिका का प्रावधान किया गया ताकि समय के साथ साथ वह अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था को असीम ऊंचाई तक ले जा सकें। ठीक है, अब देखिए ये ब्लॉक देख लेते हैं। ये वही है जो मैंने आपको बताया। पहला महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति वक्तव्य सरकार की तरफ से आया, तो ये फैक्ट्स दिए होंगे कुछ, आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ दिया मैंने पीछे के पैराग्राफ में। अब अगर 1990 के दशक पर गौर करें तो उस समय जारी नीति 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में सुलग रहे संकट का उत्तर थी। अब 90 के दशक में जो हुआ वो 1980 से ही कुछ चुनौतियां हमारे सामने आ गई थी, उसके उत्तर में थी। उसमें औद्योगिक विनियमन, विदेश व्यापार नीति, मुद्रा विनियमन दर और भुगतान व्यवस्था, पूंजी बाजारों और बैंकिंग क्षेत्र। अब ये जो लोग नए हैं इकॉनमी के लिए उनको थोड़ा सा समस्या हो सकती है समझने में, लेकिन जो लोग पहले से इकॉनमी पढ़ चुके हैं उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। राजकोषीय एकत्रीकरण के मामले में व्यापक सुधार अपनाए गए। विदेशी निवेश को बढ़ावा, ताकि देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में हो। इसको आज भी आप लोग देखते हैं कि हम लोग बार बार इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देने के लिए लाइसेंस व्यवस्था को उदार किया गया। ठीक है ना, पहले विदेशी कंपनियों को इतनी आसानी से लाइसेंस नहीं देते थे, लेकिन फिर इसको उदार किया गया। आज हम लोग यही कहते हैं, आपने देखा होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कहते हैं ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये उसी सब चीज़ों से है कि कितनी आसानी से कोई आदमी बिजनेस कर सकता है, उसको सारे उसके कागज़ वागज़ जो हैं उसको जल्दी रेडी हो जाएं, ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े और अपना वो काम चालू कर दे व्यक्ति। भारत सरकार ने 1911 में एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की। इम्पॉर्टेंट है, सीधा ये पूछ लेंगे कब की थी, तो 2011 में की थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य थे विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को मध्यम अवधि से 12 से 14% बढ़ाना, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 2022 से तक बढ़ाकर 25% तक करना। देखिए अभी 25% तक लाना। 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को 10 करोड़ के अतिरिक्त अवसर जुटाना तथा मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी की पैठ और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाना। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की बात की थी इसमें। अतः ये कहा जा सकता है कि भारत की औद्योगिक नीति समय समय के साथ विकसित हुई और साथ ही मांग के अनुसार इसमें उपयुक्त परिवर्तन किए जाते रहे। आज़ादी के बाद संसाधन सीमित होने के कारण सोच समझकर फैसला किया गया और संसाधन कहाँ लगाए जाएं
और पूंजीगत माल क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। विकास की बागडोर सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपी गई ताकि भविष्य के लिए ठोस औद्योगिक आधार तैयार हो सके। तो ये भी हम ऊपर ब्लॉक में पढ़ के आए हैं, ये वाली लाइन। आगे देखते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। कोविड-19 के कारण एक नई सोच, यहाँ से शुरू होती है आपकी करंट सिनेरियो। अब जो आगे के बारे में होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। विभिन्न क्षेत्रों में बाजार की शक्तियों की सहायता करने तथा निवेश निर्देशन की सरकार की भूमिका घटाने की आवश्यकता बताने वाली सोच पर कोविड-19 महामारी के दौर में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता पैदा हो गई है। तो विभिन्न क्षेत्रों में बाजार की शक्तियों की सहायता करने, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बाजार की शक्तियों को सहायता करने और निवेश निर्देशन में सरकार की भूमिका को घटाने के, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सरकार की भूमिका घटे, सरकार कम इन्वेस्ट करे, प्राइवेट वगैरह ज़्यादा इन्वेस्ट करें चीज़ों में, दौर को नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता पैदा हुई है। इस दृष्टिकोण में निहित खतरे उजागर हो गए, क्योंकि सच यह था कि भारत न सिर्फ चिकित्सा संबंधी सामग्री, उपकरणों और औषधियों के लिए, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायनों जैसे अनेक क्षेत्रों के लिए कुछ देशों पर निर्भर है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हमारी निर्भरता जो है अभी भी वो कई सारे देशों पर है इन चीज़ों को लेकर के। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ भी किया। इसके पीछे सोच ये है कि अनेक उपायों के जरिए आर्थिक क्षमताओं और योग्यताओं का पुनर्निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट यही बनाते हैं ये लोग IAS वाले कि क्या किया जा सके, आर्थिक क्षमताओं और योग्यताओं का पुनर्निर्माण हो, आयात, विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण सामग्री के आयात पर निर्भरता को कम किया करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। और इसका अर्थ विश्व से अपने को अलग थलग कर लेना नहीं है। ये बार बार जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो क्या है भाई इसका अर्थ, बल्कि खुद को शक्तिशाली बनाकर वैश्विक उत्पादन श्रृंखलाओं के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देना है। ये लाइन आप नहीं लिखोगे अगर इस पर आत्मनिर्भर भारत में, तो आपको अच्छा अंक नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सप्लाई चेन का पार्ट होना, मैंने पहले भी इंग्लिश में बताया था पिछले उसमें। इस महामारी ने हमें कुछ अहम सबक सिखाए हैं, जैसे कि कुछ प्रकार की महत्वपूर्ण सामग्री के लिए आयात निर्भर कम करना, घरेलू क्षमता को बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सप्लाई जो है आपकी चेन में अधिक दमदार बनना। तभी लोग आपको पूछेंगे। सामान्यतः इस औद्योगिक नीति में कई तरह के नीतिगत साधन अपनाए जाते हैं, जैसे ये बड़ा पॉइंट वाइज दिया हुआ है, बड़ा अच्छा वो है, ये वाला हम पढ़ चुके हैं ऊपर। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सब्सिडी, तो सबसे पहले क्या होगा, सब्सिडी, ये सब पार्ट्स है आपके इकोनॉमी के, ध्यान रखना कि क्या करेंगे हम इसमें। औद्योगिक नीति में सब्सिडी दी जाएगी काम के लिए, चाहे तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। स्वदेशी स्पर्धा से संरक्षण, वरीयता के आधार पर पूंजी की सुलभता, जैसी वरीयता हो उसी आधार पर पूंजी उपलब्ध कराई जा सके जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो लोग उद्योग के क्षेत्र में आना चाहते हैं। सरकारी खरीद की गारंटी और उत्पादन तथा आयात निर्यात के फैसलों पर सरकार की स्वीकृति। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक नीति में किन किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए। इन साधनों के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों के विकास की दिशा तय करने की सक्रिय भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, क्या है, घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, ये इम्पोर्टेंट है। कोविड के उपरांत जगत में औद्योगिक नीति में निम्नलिखित अंग शामिल हो सकते हैं। तो ये भविष्य की बातें हैं देखिए, लेकिन आपसे कई बार जैसे हम लोग पूछते हैं कि भाई आप अपना सजेशन दीजिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं या निबंध में आपसे पूछते हैं, तो वहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल पॉइंट वाइज बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्व के लिए मेक इन इंडिया अर्थात भारत में उत्पादन, जिसके लिए स्पर्धा में लाभ की स्थिति पाने हेतु कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। ये देखिए, ताकि उनमें भारत विश्व बाजार के प्रमुख खिलाड़ी, ठीक है,
लीडिंग प्लेयर इंग्लिश में बोलते हैं, की हैसियत पा सके। इसमें किसी भी देश पर महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए निर्भरता कम कर सकेंगे और अधिक मात्रा में आवश्यक औषधियाँ, API, बिजली उपकरणों, उपभोक्ता सामान और रक्षा संबंधी उत्पादों सहित अनेक उत्पादों में आत्मनिर्भरता विकसित कर सकेंगे। शुरू में भले ही हम बाहर से आए कलपुर्जों को जोड़कर उपकरण बनाने का काम करें, लेकिन अंततः कलपुर्जों के निर्माण में भी हम सक्षम हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सरकार विभिन्न क्षेत्रों में जो पहल करे उन सब पर रोजगार का भी सृजन हो। तो जो भी पहल होंगी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज जो लगेंगी, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। ये सीधा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में भी सीधा तो आपको एंगल्स दिखाने हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत के एंगल क्या होंगे, तो भाई एक तरफ ये होगा कि भाई हम चीज़ों का उत्पादन करना शुरू करेंगे मेक इन इंडिया से, तो उससे फिर साथ में क्या होगा, आउटकम के रूप में ऑटोमेटिकली जो है रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, तो रोज़गार बढ़ेगा। अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो ये सारी आपको देखिए कंस्ट्रक्टिव बातें करनी होती हैं सिविल के एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर ये कुछ ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं, आगे देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि दूसरा, विश्व के लिए मेक इन इंडिया नारे को सरकार के साकार करने के लिए विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरना जरूरी है। ये दूसरी बात है। तो मेक इन इंडिया पर चर्चा काफ़ी मात्रा में देखिए। उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता, अब इसमें सीधा भाई आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसके बारे में बताइए। तो ये वो शर्तें हैं, उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता स्पर्धा में श्रेष्ठता, कंपटीशन में की कुंजी है। तो क्या क्या होना चाहिए भाई, उत्पाद और सेवा जो है आपकी वो बहुत अच्छी होना चाहिए और स्पर्धा में श्रेष्ठता हो आपकी, यानी कि आपका जो कंपटीशन लेवल है वो भी बहुत ऊंचा होना चाहिए। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इतने वर्षों में मानकों और तकनीकी नियमन का तंत्र वैश्विक रुझानों के साथ कदम से कदम मिला सका है। इसका कारण एक तरफ भारतीय निर्यातकों को विश्व बाजारों में घुसने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ घरेलू उत्पादकों को सस्ते या घटिया आयात से टक्कर लेनी पड़ रही है। दो बातें हैं। घरेलू मानक एवं तकनीकी नियमन तंत्र वैश्विक एवं क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिशा में अपनाने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज़ें कम समझ में आती हैं लोगों को, लेकिन सीधे क्वेश्चन बनती हैं ये पेपर में। उद्योग जगत को स्वैच्छिक मानक निर्धारण और विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड तय करें और उसी स्टैंडर्ड का माल बनाएं वो जैसा वो लोग चाहते हैं, ताकि वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन चीज़ों का हो सके, वर्ल्ड क्लास ब्रांड आप उत्पादन में ला सकें। यदि आवश्यकता हो तो उद्योग जगत के नेतृत्व में मानक निर्धारण संस्थाओं का उपयोग भी किया जाए। भाई कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाएं कि इस स्टैंडर्ड पर कोई चीज़ बनेगी भाई हमारे यहाँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, इसकी चर्चा होने ज़रूरी है और इसको समझना चाहिए। और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन और कोडेक्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्थाओं में से चुने हुए विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए इसमें। बड़ा अच्छा सुझाव है, देखिए कैसे स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र की भागीदारी देश के भीतर परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणीकरण के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, बुनियादी ढांचे में सुधार और लॉजिस्टिक यानी साजो सामान की लागत में कमी जो आपूर्ति पक्ष की ओर से कम करेगा और उत्पादन लागत कम करने में मददगार होगा, जिससे भारत में बने उत्पाद विश्व बाजारों में अधिक स्पर्धात्मक होंगे। तो कंपटीशन दे पाए आपका प्रोडक्ट विश्व के बाज़ारों में। आज चाइना के साथ क्या है भाई, उनका जो प्रोडक्ट है वो टक्कर देता है हर जगह, इस तरह से बनाते हैं वो कि उनका प्रोडक्ट बिकता है। चौथा, कारोबार करने में आसानी है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक प्रमुख क्षेत्र है जिसमें सुधार आवश्यक है। वास्तव में कारोबार करने में आसानी की व्यवस्था राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों की गतिविधियों के दायरे में आती है। सब प्रशासन की चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए ये बातें अगर आपको बनना है तो होनी चाहिए। जो कारोबार स्थल से सबसे करीब होते हैं
राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि वे जिला स्तर पर कारोबार करने की में आसानी की कसौटी पर जिलों का वर्गीकरण करें, जिससे स्पर्धात्मक संघीय व्यवस्था का महत्व उजागर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और बेहतर परिणाम मिलेंगे। विनियमन प्रभाव आकलन के लिए एक संस्थागत तंत्र होना चाहिए। जो कंट्रोलिंग इफेक्ट है उसका जो मूल्यांकन हो, उसके लिए एक संस्थागत क्षेत्र हो जो उसका तटस्थ मूल्यांकन करे। इसके बाद स्थिर और अनुमन्य नीति व्यवस्था व्यवसायों को पनपने और उपयुक्त माहौल तैयार करे और कारोबार करने में आसानी में इसकी केंद्रीय भूमिका है। भारत में टेक्नोलॉजी की उन्नति भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले अनेक अन्य देशों के समक्ष नहीं रही है। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए, इस बात की बहुत आवश्यकता है कि भारत उद्योगों को उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और वैश्विक तथा भारतीय अन्वेषकों द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी भारतीय उद्योगों को आसानी से सुलभ कराई जा सके। उद्योग 4.0 में अनेक अवसर प्रदान किए गए हैं, जैसे उत्पादकता में वृद्धि, बर्बादी में कमी और देखो लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तथा कोविड की चुनौती से निपटने के उपाय। ये सीधा सीधा जो आप देख रहे हो ना, ये निबंध ही आ जाएगा सीधा। लिख के रख लो आप इस बात को, बिल्कुल पेंसिल से आप लिख लो कि ये ऐसे आएगा और यहीं से उसको लिखना है। आपने इधर उधर से वो करा, दिमाग लड़ाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन यही लिख के आना जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोविड के बाद स्टार्टअप क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना। अब देखिए, कोविड के बाद एक ये पॉइंट के इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखते हैं हम। बेहतर कार्य कुशलता, किंतु इसे अपनाने के में लागत और नौकरियों में संभावित कमी को लेकर चिंताएं भी हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने को सहारा देने वाले उपाय और उन्नत टेक्नोलॉजी सुलभ कराने में सहायता देने से उद्योग जगत ऊंची छलांग लगा सकेगा और विश्व के समकक्ष अपने आप को, कुल मिलाकर के आपको टेक्नोलॉजी की बात करनी है, ठीक है ना। ऐसे पूरा हूबहू नहीं रटना होता, उतने पॉइंट्स आप लिख देते हो तो काम आपका बन जाता है। डिजिटल तकनीक का उपयोग परंपरागत टेक्नोलॉजी की नई लहर के आधार पर होगा, तो सबसे एक और डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। अभूतपूर्व गति से डिजिटल तकनीक अपना रहा है भारत और इसकी मदद के लिए अनेक नए उपाय आज किए जा सकते हैं, जैसे नेशनल डिजिटल ग्रिड की स्थापना, डाटा संरक्षण की अद्भुत व्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए बाजार में प्रवेश में सहायता देना। इन क्षेत्रों में कृषि, स्मार्ट सिटी, परिवहन सेवाएं, साजो सामान और जन सुविधा वितरण आदि शामिल है। उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाकर उत्पादकता में लगातार वृद्धि वैश्विक स्पर्धा हासिल करने की बुनियादी शर्त है। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाओगे तो उत्पादकता आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी। नवाचार, इनोवेशन जिसको हम लोग कहते हैं, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में स्वदेशी विकास पर जोर देना जरूरी है। माल और सेवाओं के उत्पादन के लिए अनेक स्मार्ट टेक्नोलॉजी अन्य स्थानों में विकसित की गई है और आगे भी विकसित होती रहेगी। वैश्विक स्तर पर बराबरी करने और आगे विकास के लिए उन्नत और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में आर्थिक समझदारी। इसके लिए पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की पहचान करनी होगी जिसमें अपनाने हेतु टेक्नोलॉजी को लक्षित किया जा सके। तो ये सब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। देखिए, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप डिटेल में आप PDF लेकर के पढ़ लीजिएगा। इतना टाइम नहीं होता कि बहुत सारी बातें लिखी जा सकें, अगर आप उनके पॉइंट्स भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। व्यवसाय जगत को कोविड-19 के उपरांत नई आर्थिक परिस्थितियों की वास्तविकताओं के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा। कंपनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकते हैं कि वे व्यवसाय करने के वैकल्पिक साधन अपना लें, जैसे वेब पर उपस्थिति बढ़ाएं, ठीक है ना, ऑनलाइन टीचिंग होने लगी, सोशल मीडिया पर विज्ञापन दें,
ग्राहक सेवा गतिविधियों का ऑनलाइन विस्तार करें और ई कॉमर्स को अपनाएं। ये बड़ा अच्छा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए धीरे धीरे सबने अपना ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया है। वाणिज्य मंडल और क्षेत्र विशेष के संघ जैसे व्यावसायिक समर्थन संगठन व्यवसायों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। वे कंपनियों को आपस में जोड़कर कारोबारी अवसरों का मिलान कर सकते हैं, जैसे खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए लागत में कमी हो सकती है। उसके बाद देखिए इस दिशा में सरकार का ताज़ा उपाय क्या है। कोविड-19 महामारी के दौर में सरकार ने उपरोक्त कसौटियों के अनुरूप अपनी तरफ से विभिन्न उपाय अपनाए हैं। देश के भीतर और विश्व में कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव का आकलन का सिलसिला चल रहा है और इसलिए कुछ प्रयास जो किए गए हैं वो देखिए क्या है। देश के भीतर विनिर्माण को बढ़ावा देना, देखिए अभी तक क्या हुआ है इसको भी देख लीजिए। वो मेक इन इंडिया 2.0 में 15 चैंपियन क्षेत्रों में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित है, जैसे वस्त्र। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, सिले सिलाए वस्त्र, मतलब इसको बोलते हैं टेक्सटाइल और इसको बोलते हैं हम लोग गारमेंट्स, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, औषधि रसायन, मोटर वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़ा और जूता चप्पल, ये सब वही चीज़ें हैं जो आप वैसे भी हम लोग निर्यात वगैरह करते हैं। आप देखोगे ना जब इकोनॉमी का वो पूरा आता है, जब यह काम संबद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श से हो रहा है। अब आगे देखिए, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई और चिकित्सा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग में अनेक उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अनेक अन्य क्षेत्रों को भी ये सुविधा देने का विचार किया जा रहा है। अब देखिए एक और, सेलुलर मोबाइल हैंडसेट और ई वाहनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नीति आयोग ने इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए एलईडी लाइट्स, नेटवर्क उत्पाद, सुरक्षा उपकरण, औषधियाँ और मानव निर्मित फाइबर की पहचान की है। उद्योग जगत के साथ परामर्श से ऐसे 20 क्षेत्रों की पहचान की गई है जिन पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए देखने में और सुनने में बोरियत है, लेकिन ये चीज़ें आपको सिविल सर्वेंट बनाती हैं, ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, ठीक है, एल्यूमिनियम जिसमें रक्षा, निर्माण, पैकेजिंग आदि के लिए जो एल्यूमिनियम यूज़ होता है, मोटर वाहन कल पुर्जे, इलेक्ट्रिक वाहन कल पुर्जे, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जिसको हम लोग बोलते हैं, चिप। इसके बाद वस्त्र और चमड़ा, चप्पल, जूते, भारतीय रेडी टू ईट उत्पाद, ऐसे उत्पाद जो तुरंत खा लें, इंस्टेंट फूड कहते हैं ना जैसे मैगी, चिकित्सा उपकरण, कृषि रसायन, पूंजीगत सामान जैसे औद्योगिक मशीनरी। औद्योगिक मशीनरी का मतलब हैवी मशीन्स जो होती हैं जैसे जेसीबी वगैरह तुम्हारी, ट्रांसमिशन लाइन, एथेनॉल, टीवी और सेट टॉप बॉक्स, संसाधित समुद्री उत्पाद जैसे झींगा, प्रॉन, ट्यूना मछली, कृषि आहार संसाधन जैसे संतरा, आम, आलू, फर्नीचर, स्टील, क्लोज सर्किट कैमरा, खिलौने, खेलों का सामान और जिम के उपकरण। देखिए ये ऐसे 20 क्षेत्र हैं जिनकी पहचान की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सब चीज़ें, इनको ध्यान से आप पढ़िए। आपको इन्हीं पर फिर बाद में योजनाएं वगैरह निकालते हैं बढ़ावा देने के लिए। मेक इन इंडिया और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षक बनाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ने सरकारी खरीद मेक इन इंडिया को वरीयता आदेश में संशोधन कर ऐसे परिवर्तन किए जो घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाने में सहायक होंगे। आयात में उछाल और सस्ते आयात की समस्या से निपटने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सहारा देने के लिए सरकार ने हाल के महीने में आयात पर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे पाम ऑयल। अब देखो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आयात पर प्रतिबंध वो लगाने के लिए क्या है। देखो पाम ऑयल, पॉमोलिन, टायर और टेलीविज़न सेट जैसी वस्तुओं को मुक्त से हटाकर नियंत्रित श्रेणी में कर दिया है। आयात निगरानी व्यवस्था, आयात पर निगरानी होगी। मटर और उड़द की दाल जैसे कृषि उत्पादों के लिए आयात कोटा निश्चित करना कि भाई इतना ही आयात कर सकते हो। खिलौने,
गुड़ियों जैसे उत्पादों में कोई प्रयोगशाला जांच के लिए अचानक नमूने लेना शामिल है। अब देखिए और अगला क्या है, सेकंड पॉइंट देखिए क्या है जो सरकार कर रही है। देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और टेक्नोलॉजी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना। देखिए वही सब बातें हैं, अगर आप पॉइंट्स लिखाते हो, थोड़ी बहुत बात भी लिखते हो तो 150 शब्द में आपको तो आंसर लिखना होता है, 200 शब्द में, और 700 शब्दों में आपको ऐसे लिखना होता है। पॉइंट्स भी अगर आपने कवर कर दिए तो काम बन जाएगा आपका, इतनी बुद्धि आपको दे रहा हूँ मैं। भारत सरकार निरंतर प्रयास करती रही है कि एक सामर्थ्यकारी और निवेशक हितैषी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति अपनाई जाए, ठीक है ना, FDI पॉलिसी। इसका इरादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को अधिक से अधिक निवेशक हितकारी बनाने और उसे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रखने और देश में निवेश के आमद में अड़चन डालने वाली नीतिगत बाधाओं को हटाने का रहा है। सब वही बातें हैं, आप पढ़ते रहते हो, ऐसा नहीं है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ, सरकार सतत विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीतियाँ विकसित करने पर काम कर रही है, विशेषकर ऐसी विदेशी कंपनियों से जो अपने मैन्युफैक्चरिंग में विविधता लाने और निवेश बढ़ाने के अवसर खोज रही हैं। चुने गए देशों से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दो तरफा नीति अपनाई गई है। सामने आमने मुलाकातों का आयोजन करना, जिससे भारत को उनकी निवेश और विस्तार योजनाओं की जानकारी मिले और जहां सहायता प्रदान की जा सके। उसके बाद उनकी मौजूदा गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। सरकार ने भारत में निवेश लाने में सहायता करने और उसके तंत्र को चुस्त करने के लिए भारत के मंत्रालय और विभागों के सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल के गठन को मंजूरी दी है। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा थोड़ा भी आप लिख दोगे तो काम चल जाएगा। तीसरा क्या है भाई, बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की स्थापना की है, जिससे जुड़े कार्यदल ने अंतिम रिपोर्ट में 111 लाख करोड़ रुपए की मूल लागत की परियोजनाएं शामिल होंगी। इनमें से करीब 44 लाख करोड़ रुपए की मूल्य परियोजनाएं लग चुकी हैं, ठीक है, ये सब है। इसके बाद निष्कर्ष जरूर पढ़ना चाहिए। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी अन्य समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है, पहली बात तो इसको समझ लीजिए। बुनियादी ढांचागत विकास से आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती, अनेक उत्पादों में प्रॉफिट लिंक्ड इंटेंसिव, ये देखिए ये नए नए चीज़ें होती हैं, इसको कर लेना चाहिए। प्रॉफिट लिंक्ड इंटेंसिव योजनाएं, जैसे प्रॉफिट हो। मेक इन इंडिया पर जोर, अब ये छोटा सा उत्तर लिखने के लिए तो यही हो गया। गुणवत्ता सुधारने का निरंतर प्रयास और घरेलू क्षमता, डोमेस्टिक जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, जो सप्लाई चेन है, वैल्यू चेन है, जो वर्ल्ड की जो वैल्यू चेन है उसमें जुड़े और अपनी छाप छोड़े। इनकी मदद से भारत उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पैदा किए गए अवसरों का लाभ उठा सकेगा जो अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में विविधता लाने का अवसर तलाश रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस सब के लाभ सिर्फ देश की सीमाओं के भीतर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का सपना साकार करने में सहायक होंगे। बहुत ही अच्छी लाइन है अपने निबंध के लिए। तो इसी के साथ हमारा एक आर्टिकल और पूरा हुआ और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेन पॉइंट्स आपको मैंने बताए कि खास पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, वो मैं आपको बताता जाता हूँ, उतना आप लिखाएंगे तो काम चल जाएगा। जानकारी आपको पूरी होना चाहिए, तभी आपको आगे मेंस में सफलता मिलेगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट जो है मैंने ख़त्म किया है इससे। इसी के साथ आज का ये लेख समाप्त करते हैं, अगले लेख में हम फिर मिलेंगे।